नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल के लिए अब शेयरों में कमाई के कहां पर हो सकते हैं आपके पास मौके। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखिए। और कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण से हम जानेंगे बाजार के लिए कल के अहम ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार की चाल कैसे रही और बाजार में कैसा कारोबार आज होता हुआ नजर आया। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा बाजार में काफी उतार चढ़ाव आज देखने को मिला। निफ्टी 18 अंक उछलकर 15,850 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 16 अंक चढ़कर 53,177 के लेवल पर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में 169 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। तो आज बाजार में ये रिकवरी आई कहां से, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन दिखा। उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार। कल की मजबूती के बाद बाजार आज हल्की कमजोरी के साथ खुलने थे और उसकी दो बड़ी वजह थी। एक, अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच रहा हल्की कमजोरी का सेशन और दूसरा, कच्चा तेल चढ़कर $116 के आस पर। ये दोनों ग्लोबल फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए थोड़े कमजोरी वाले थे और इनके चलते हमने शुरुआत थोड़ी नीचे की और नीचे शुरुआत करने के बाद सीमित दायरे में कारोबार करते करते भारतीय बाजार 15,700 के बेहद नजदीक पहुंचे। लेकिन दिन के दोपहर के बाद के सेशन से बाजारों में रिकवरी बनना शुरू हुई। इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह और क्रेडिट जाती है डाउ फ्यूचर्स को, जो पहले हाफ में तो एकदम सुस्त थे। उसके बाद अचानक से अमेरिकी फ्यूचर्स ने रफ्तार पकड़ी और लगभग 200 पॉइंट का उछाल डाउ फ्यूचर्स में आता दिखा और उसके दम पर भारतीय बाजार एकदम अहम सपोर्ट 15,700 के आसपास से घूमकर ऊपर की तरफ आते हुए दिखे। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के बेहद करीब जाकर बंद हुए 15,850 के आसपास। अच्छी बात क्या थी, लगातार दूसरे दिन 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। बैंक निफ्टी में आज मामला ढीला था और ढीला इस वजह से था कि रुपए में आज बड़ी तेज गिरावट हुई। लाइफ टाइम लो पर रुपया पहुंच गया। तो रुपए की कमजोरी का थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों पर नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऊपर से एक तो रुपया कमजोर, ऊपर से कच्चा तेल मजबूत, यानी कि आपके लिए फिर से कच्चा तेल खरीदने का बिल तो बढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा देने होंगे। यही वजह थी कि आज बैंकिंग शेयरों पर दबाव था और यही वजह थी कि कमजोर रुपए की वजह से आईटी शेयर मजबूत भी होते दिखे। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में भी लाल निशान में सेंसेक्स और निफ्टी के विपरीत क्लोजिंग हुई। लेकिन अच्छी बात यहां भी ये थी कि 33,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही अभी भी ठीक बंद हुए, उतने खराब नहीं। ऐसे में देखते हैं कि कल का सेशन बड़ा अहमियत वाला होगा। ब्रोडर मार्केट में भी मिला जुला सा कारोबार रहा। तो कह सकते हैं कि 3 दिनों तक अच्छी तेजी दिखाने के बाद भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में मिले जुले से बंद होते नजर आए आज। चलिए, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज डेटा दिख रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में की है करीब 1,244 करोड़ रुपए की बिकवाली। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,205 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी इस वक्त हमारे साथ है। विकास जी, बाजार ने थोड़ा बहुत रिकवरी का माहौल दिखाया। आने वाले दिनों में क्या चाल देखते हैं आप बाजार की? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज जब हम खुले तो हमारे बाजार कमजोर थे और कमजोरी की तर्ज वो कमजोरी थोड़ी बहुत बढ़ेगी बाजार में ड्यूरिंग द डे। बट आप अगर क्लोज देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे निफ्टी में क्लोजिंग आई है। एटलीस्ट पॉजिटिव बंद हुआ निफ्टी। बट जो अंदर की स्टोरी थी कि जो फैग एंड में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, एक तो आईटी स्टॉक्स में, जो कि आज रुपए में जो ऑल टाइम लोस के लेवल पे रुपए बंद हुआ है, तो उसका एक फायदा मेरे ख्याल में आईटी स्टॉक्स को देखने को मिलेगा, बिकॉज उनका मेजर अर्निंग्स एक्सपोर्ट से आती है। बाकी मेटल्स में भी एक बहुत अच्छा उछाल था। और आज अभी हम जब बात कर रहे हैं तो यूएस में एक बहुत अच्छी तेजी चल रही है। डाउ फ्यूचर्स काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और वहां पे भी ये जो रैली है वो इट इज पर्टिकुलरली लेड बाय सिक्लिकल्स लाइक मेटल्स। तो मुझे लगता है कल का दिन हमारे बाजार के लिए अच्छा होना चाहिए। तो आई वुड एडवाइज ट्रेडर्स टू गो लॉन्ग ऑन द मार्केट टुमारो।
विकास जी, अब ऐसे में हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां रखने की सलाह देंगे और लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी का शेयर भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल स्वाति, जो मेरा पोजिशनल पिक होगा आज वो रहेगा, एक बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है कोचीन शिपयार्ड। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर्स के कारोबार में जुटी हुई कंपनी है। बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है, कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कई सारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। और बाकी जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मुझे लगता है ये कंपनी जिस तरह से बाकी के डिफेंस स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा चलना चाहिए। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है, 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है, पिछले साल 16.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो ऑलमोस्ट 5% की तो डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे जो बीटन डाउन लेवल्स है यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 375 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरी लॉन्ग टर्म पिक है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से, स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये आज 2212 के लेवल पे बंद हुआ है। ये कंपनी कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है जो कि जानी जाती है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि ये कैटर करती है ऑटोमोटिव सेगमेंट को, फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट को और इंजीनियरिंग सेगमेंट को। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मार्केट क्लाइंट लिस्ट है और कई सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है। फिर इन्होंने हाल ही में वेयर हाउसिंग के लिए जो स्टोरेज सॉल्यूशन होता है उस सेगमेंट पे भी फोरे किया, वहां से भी अच्छी ग्रोथ दर्ज होनी चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, मार्च क्वार्टर बेहद जबरदस्त था। और आप अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो इसका प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल वुड बी समवेयर क्लोज टू 29-30, जबकि सेक्टर का इज क्लोज टू 60 के आसपास। बाकी रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं। FISDS का भी अच्छा खासा भरोसा है, 18.4% ओन करते हैं इसमें, जिसमें मेरे एसेट मैनेजमेंट है, इन्वेस्को, ABSL, टाटा वगैरह ओन करते हैं। और IFC जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इसमें 4.79% स्टेक ओन करती है। तो एक बहुत ही दमदार कंपनी है और ऑटो सेक्टर अभी फोकस में है। जिस तरीके से मेटल्स के दाम गिरे हैं, मुझे लगता है ऑटो कंपनीज और ऑटो OEMs और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के इस तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार आने वाले हैं। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 3000 रुपए। बिल्कुल, तो विकास जी की राय, पोजिशनल व्यू कोचीन शिपयार्ड में रखने की सलाह और लॉन्ग टर्म नजरिया क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में रखने का सुझाव उनकी तरफ से आ रहा है। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। और पहला सवाल हमारे पास आ रहा है पूर्णमासी यादव का, रांची से। इनका सवाल ONGC पर है, लेवल्स इनके बता दें। ONGC के 350 शेयर इनके पास है, 140 इनका खरीद है। ONGC में ये मुनाफे पर है और कच्चे तेल में तो हमने देखा तेजी से शेयर उछला भी और शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। ONGC में क्या किया जाए? हाँ देखिए, इनका 140 में लिया है, तो हालांकि खरीद अच्छे लेवल पे की है, उसके बाद से कुछ प्रॉफिट्स में है। बट जिस तरीके से क्रूड के दामों में तेजी है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और थोड़ा परफॉर्म कर सकता है। बट आई वुड ओनली एडवाइज द इन्वेस्टर टू बी ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से इससे बेटर रिटर्न्स बाकी कई सारे स्टॉक्स में आते नजर आते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सलाह नहीं है, बट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स यहाँ से भी और अपसाइड मिलेंगे इनको। ओके, चलिए, ONGC पर आपको मिली सलाह। अब अगला सवाल लेते हैं हरीश ठक्कर का, वडोदरा से सवाल भेज रहे हैं हमें। बजाज फिनसर्व पर ये सवाल कर रहे हैं और 4 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 11,654 की। फिलहाल ये नुकसान में भी है बजाज फिनसर्व, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए स्वाति, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा पिटा है, इन लाइन विद द मार्केट, और इन्होंने बहुत ज्यादा कोई ऊंचे लेवल्स पे नहीं लिया है, करंट लेवल्स के आसपास ही लिया है। मुझे लगता है ये एक क्वालिटी स्टॉक है जिसमें बने रहने की सलाह है। बजाज फिनसर्व में बने रहने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं पुणे से विनोद डोंगरे का, UPL 500 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 625 की। UPL में इन्हें हो रहा है फिलहाल अच्छा मुनाफा भी, क्या करने की सलाह देंगे स्टॉक में? देखिए, इस स्टॉक में भी होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज स्टॉक एक अच्छे सेक्टर को बिलोंग करता है। एक लीडिंग कंपनी है एग्री केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस की, क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेस की, और ये सेगमेंट एक पसंदीदा सेगमेंट है और इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, वहां से प्रॉफिट में बैठे हैं। मुझे लगता है इनको इसमें बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छे अपसाइड और देखने को मिल सकते हैं। UPL लिमिटेड बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं विकास सेठी। खुर्दा से अमिताभ नायक का सवाल लेते हैं। इनका सवाल MRPL पर है, 1000 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 99 की
और ये अभी कुछ नुकसान में है अपने इस स्टॉक में, लेकिन आज हमने शेयर में अच्छा उछाल देखा, लगभग 10% तक का उछाल। कच्चे तेल में तेजी का इम्पैक्ट इस स्टॉक पर भी देखने को मिला। क्या किया जाए इसमें? देखिए, इस स्टॉक में भी थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, बिकॉज ये जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ते घटते हैं उसके हिसाब से इनके भी भावों में असर आता है। बाकी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिया, जो इनके जीआरएम से उसमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली, बट वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू कर पाएगी। इस क्वार्टर हो सकता है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड में गिरावट आएगी तो उनसे इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना है, बट अगर अच्छा खासा फिर मुनाफा आता है तो बिल्कुल प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए ऊपरी लेवल्स पे। ओके, बने रहे एमआरपीएल में, सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगला सवाल अमित यादव भेज रहे हैं रेवाड़ी से। एचपीसीएल पर इनका सवाल है, जिसके 265 शेयर इनके पास है और खरीद है इनकी 265 की। ये सही लेवल्स है ना एचपीसीएल की जो शेयर इनके पास है? चलिए, 240 की खरीद है, थोड़ा करेक्शन है इसमें, 240 की खरीद है, 265 शेयर इनके पास है विकास जी। फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है, इसमें क्या करें? नहीं, मेरी राय में इस स्टॉक में बाउंस बैक पे कुछ भी अगर ऊपरी लेवल्स आते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की ही सलाह है। मुझे लगता है इस क्वार्टर पे जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजे बेहद बेहद खराब रहने चाहिए, बिकॉज इनको प्राइस इंक्रीज भी करने की पॉसिबल नहीं हुआ और क्रूड भी बहुत ऊंचे लेवल्स पे चला गया, तो उसके कारण से मुझे लगता है इस बार खराब नतीजे रहेंगे। तो किसी भी उछाल में निकलने की सलाह रहेगी। निकलने की सलाह एचपीसीएल से दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगला सवाल लेते हैं, मेरठ से महेश शाक्या भेज रहे हैं। इनका सवाल हिंदुस्तान कॉपर पर है, 500 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी 80 रुपए की खरीद है। इनफैक्ट कुछ न्यूज भी आई स्टॉक को लेकर। 29 जून को बोर्ड की बैठक है और क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार भी कंपनी कर रही है। मुनाफा इन्हें हो रहा है, हिंदुस्तान कॉपर में क्या करने की सलाह देंगे? अब मुझे लगता है जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में मेटल स्टॉक्स में तेजी शुरू हुई है, मुझे लगता है इसमें थोड़ी स्टीम बाकी है। कॉपर के प्राइसेस हालांकि काफी पिटे हैं पिछले कुछ दिनों में और उसके कारण से हमने स्टॉक में भी दबाव देखा है। इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा, अभी भी प्रॉफिट में है, यहाँ पे बिल्कुल बने रहे और उछाल में फिर प्रॉफिट्स बुक करने की सोचें। ओके, हिंदुस्तान कॉपर में बने रहने की सलाह दे रहे हैं आपको विकास सेठी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल जो है वो अनुष्का गुप्ता का है और आपको बताएं दिल्ली से सवाल पूछ रही है। कोल इंडिया पर पहला सवाल इनका है। 199 शेयर इनके पास है और जिस पर इनकी खरीद है 334 की 334 रुपए 75 पैसे की। नुकसान इन्हें अच्छा खासा है। इनफैक्ट 2015 का इनका निवेश है विकास जी, और दोबारा ये भाव इन्हें नहीं दिखा, लगातार घाटे में है, क्या करें? देखिए, ये जो भाव में जिस भाव में इन्होंने लिया है बहुत ही मुश्किल है वो भाव तो देखना। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में तो वो भाव आने के नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है कोल इंडिया के लिए, इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। जब कोल के प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी में देखा जा रहा है, बट उसके बाद भी स्टॉक ने जरूर बाजार को आउट परफॉर्म किया, इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट मुझे लगता है बहुत ही सुस्त चाल रहती है इस स्टॉक की, और जैसे ही भाव बढ़ते हैं तो एक हैंगओवर रहता है सरकार का डाइवेस्टमेंट का, तो उस वजह से भी स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे लगता है निवेशक को इस स्टॉक से कोई भी उछाल में अपना जितना लॉस कम करके फिर आज 5 साल हो गए कोई रिटर्न नहीं आया, कुछ दूसरी कंपनी में होते तो बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते थे, तो कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी में निवेश करें। आइए समझते हैं कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ है हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण बताइए। देखिए, ये हफ्ता जो है वो एक्सपायरी वाला हफ्ता है और एक्सपायरी को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो भरपूर रहने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा आईओसी, इस कंपनी के जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है उसमें एडजस्टमेंट होने वाले हैं, क्योंकि 30 जून को जो 1:2 का बोनस इस कंपनी ने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट है, तो उसका एडजस्टमेंट जो है वो 30 तारीख को होगा। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है इस कंपनी के
वो दरअसल कल ही एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कल एक्सपायर होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नज़र रखनी है। इसके अलावा SAS लिमिटेड बोर्ड की कल बैठक है। शेयर बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। एस्कॉर्ट्स, इस कंपनी का नाम कल से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और अब इस कंपनी का नाम होगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा, क्योंकि कुबोटा ने जो स्टेक खरीदा था उसके बाद ये एडजस्टमेंट हो रहा है। सेबी की बोर्ड बैठक है, यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे FPI इन्वेस्टमेंट पे कहीं ना कहीं अप्रूवल आ सकता है। हमने आपको ये एक्सक्लूसिव खबर बताई थी, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा कल 11 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक भी होने वाली है, जिस पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो US के GDP डेटा आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखें ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको उठापटक देखने मिल सकती है। और बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, समझते हैं अब अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट ऊपर थे और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा कल के मुकाबले में, ये उम्मीद हमें थी हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। और शायद यही वजह थी कि दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करने के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर हाईएस्ट लेवल पर जाकर हमारे बाजार बंद हुए। ऐसे में अमेरिकी बाजारों पर तो नजर रहेगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए सबसे अहमियत वाला जो दूसरा फैक्टर होगा वह कच्चा तेल फिर से $117 के आसपास हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो अगर कच्चे तेल की मजबूती और बढ़ती तो भारतीय बाजारों के लिए होगी मुश्किल, और अगर कच्चा तेल $3-4 गिरकर आ जाए तो फिर हम एंजॉय करेंगे। तो ये हुआ आपके लिए ग्लोबल संकेत। दूसरा, हमारे यहाँ पर देखते हैं किस तरह से FIs के डेटा आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई वो मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। हरे निशान में निफ्टी 15,800 के ऊपर और बैंक निफ्टी भी 33,600 के ऊपर बंद हुआ है। तो अब कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ 15,625 से लेकर 15,700, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 15,925, 16,000 आपके लिए रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी 33,100 से लेकर 33,300 मजबूत सपोर्ट है, वो भी तब जबकि आप 33,425 के नीचे ट्रेड करें। ऊपरी स्तरों पर आपके लिए बैंक निफ्टी पर 33,900 से 34,100 की रेंज है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली। तो उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह का ट्रेड बनाए, शायद हो सकता है इंडेक्स आपको रेंज बाउंड नजर आए, दोनों तरफ के ट्रेड के मौके दें, लेकिन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल भी बाजार में आपको मजबूती के साथ देखने को मिलेगा। और अब तक आप बाकी सारे फैक्टर्स तो देखते ही हैं, डाउ फ्यूचर्स, डाउ का क्लोजिंग, साथ ही क्रूड, लेकिन एक और फैक्टर कल के सेशन में आपको देखना है और वो है रुपया, जो लाइफ टाइम लो पर आज हम बंद हुए। अगर रुपए की मजबूती बन जाए तो ठीक, रुपया कमजोर हुआ तो भारतीय बाजारों के लिए ऊपरी स्तरों पर रुक पाना, थमना थोड़ा सा और मुश्किल कल भी हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या रहे आपकी कल ऑप्शन में स्ट्रैटेजी। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। कहां पर कल मौके बनेंगे ऑप्शंस में? या गुड इवनिंग। तो देखिए, आज मार्केट में लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली। मार्केट एक रेंज बाउंड ही ट्रेड होते हुए दिखा, और जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हैं, हमें लगता है मार्केट एक अटेम्प्ट करेगा एक्सपायरी के पहले, जहां से हमें लगता है कि 15,950 से लेकर 16,000 तक का अपसाइड का मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो 16,000 की स्ट्राइक पे ही मैक्सिमम कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, और पुट राइटर्स 15,700, 15,800 के स्ट्राइक पे भी यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखे। तो ये दिखाता है कि मार्केट में यहाँ से एक अपमूव यहाँ पे एक्सपायरी के पहले हमें आते हुए दिख सकता है। तो उस अपमूव को प्ले करने के लिए हम 15,850 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 105 रुपए के आसपास आज की क्लोजिंग है, उसमें 76 रुपीज का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट में एक्सपायरी के पहले एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। उस अपमूव को प्ले करने के लिए 15,850 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में अशोक लीलैंड को यहाँ पे देखा जा सकता है। जिस तरीके के सेटअप अशोक लीलैंड में है, हमें लगता है कल के सेशन में भी अशोक लीलैंड में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 155 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो 142 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड बाय किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और कल इंट्राडे खरीदारी कहां की जा सकती है? विकास जी, आपकी पसंद क्या है? नहीं, बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरी इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह है वो एक बैंकिंग स्टॉक है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज हमने देखा बाजार में जब निफ्टी थोड़ा स्टेबल था, ये निफ्टी ज्यादा बढ़ नहीं पाया बिकॉज बैंक निफ्टी कमजोर था,
और प्राइवेट सेक्टर बैंक सब कमजोर थे और उसके बीच में एसबीआई आज पॉजिटिव था। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिविटी है एसबीआई में वो कल भी कायम रहनी चाहिए। मेरा इसमें इसके जो इस तिमाही के नतीजे भी आए थे बेहद ही दमदार थे और फिर बैंकिंग सेक्टर भी फोकस में है, आजकल पॉजिटिव रुझान में है। मुझे लगता है एसबीआई में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। कल का मेरा इसमें टारगेट है 475 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 455 रुपए का। एसबीआई में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।